हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं विज्ञान के इतिहास में क्यों है आज का दिन इतना खास। ये है ओवन कैम्बरलेन। कौन है ये भाई साहब? तो जी ये है एक फिजिसिस्ट। क्या खोजा था इन्होंने खोजा था एंटी प्रोटॉन। क्या होता है एंटी प्रोटॉन? एंटी प्रोटॉन आपका प्रोटॉन का दुष्ट भाई है, यानी एंटी मैटर पार्टिकल है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंटी प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल आता है कि इन्होंने इसको खोजा कैसे था? तो जी इन्होंने इसको खोजा था एल्यूमिनियम के ऊपर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स की बारिश करके, बौछार करके। और प्रोटॉन्स की ये बारिश की जा रही थी प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन से। अब ये प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन क्या होता है? तो जी जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है उसका एक हिस्सा प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, जो हाई एनर्जी पॉजिटिव पार्टिकल या प्रोटॉन उसकी बौछार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है जी, वैज्ञानिकों को कुनबा कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है, तो इसमें ऐसा खास क्या है जो हमारी सेहत पर असर डाले? हम काहे ले इसकी टेंशन? और आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी बता देते हैं, सुनो ध्यान से। तो जी एंटी प्रोटॉन मानव इतिहास में खोजा गया दूसरे नंबर का एंटी मैटर पार्टिकल है। अब अगर ये दूसरे नंबर का है तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब अगला सवाल आता है कि ये किस काम आएगा? तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एंटी प्रोटॉन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए राज को खोलने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये एंटी मैटर से जुड़ा हुआ है। और कुछ वैज्ञानिक एंटी मैटर को डार्क एनर्जी या डार्क मैटर से जोड़कर भी देखते हैं, जिसके सबूत मिले तो नहीं है पर खोज जारी है। वैसे ये एंटी मैटर क्या होता है? तो जी एंटी मैटर होता है मैटर का दुष्ट भाई, यानी कि वो मैटर को निपटा देता है। अगर मैं इसी एंटी प्रोटॉन का उदाहरण लूं तो जब ये प्रोटॉन से टकराएगा तो ये उसे निपटा देगा। बोले तो इसका व्यवहार कुछ ऐसा होगा कि हम तो डूबेंगे सनम और तेरे को जरूर ले डूबेंगे सनम। अब यहाँ दिमाग में एक सवाल आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि मास खत्म नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या चल रहा है? मतलब क्या आइंस्टाइन गलत थे? क्या हमें कोई चीज गलत पढ़ा दी गई है? वेल ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे महान वैज्ञानिक यानी फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन की E=mc² इक्वेशन खेल गई, यानी मास एनर्जी में बदल गया। यानी जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराएंगे तो वो अनाइलेट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे और निकलेगी एनर्जी। अब अगला सवाल आता है ये कि जी मान लो अपन के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, भविष्य में स्पेस टूरिज्म जो है खूब चल निकले और हम भी एक दो ग्रहों की यात्रा पे निकल पड़े, मतलब कोई जुगाड़ बन जाए ऐसा भविष्य में, तो जो स्पेस में कॉस्मिक रेज आएंगी जिसमें कि ये भर भर के मिलते हैं एंटी पार्टिकल, मतलब एंटी मैटर पार्टिकल, तो उनमें एंटी प्रोटॉन भी होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो जब ये हमारे शरीर पे पड़ेंगे तो क्या होगा? मतलब क्या हम गायब हो जाएंगे? अगर आपके ऊपर एंटी प्रोटॉन की बारिश कर दी जाए, यानी वर्षा कर दी जाए, बौछार कर दी जाए, तो आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बौछार थोड़ी है, कम है, तो सेल्स अपने आप को रिकवर कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। और मैं उम्मीद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने अभी तक हिम्मत दिखाई नहीं है कि वो इसकी बौछार अपने ऊपर कर ले। मतलब कौन लेगा इतना रिस्क? लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर ऐसी बौछार हो जाती है तो लिमिटेड अवस्था में मतलब शायद आदमी रिकवर कर जाए। लेकिन अगर आप नहा धो लो इसमें तो भाई साहब अस्ते बस्ते पैक होकर सीधा शमशान की यात्रा निकलेगी। सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, शरीर का आता ना पता। मतलब हो सकता है कि सेल मर के सड़ने लग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बचना मुश्किल है। तो जब कभी भविष्य में आप स्पेस टूरिज्म करने जाओ तो जरा बातचीत कर लेना कि भाई साहब सुरक्षा के क्या इंतजाम है, एंटी पार्टिकल से कौन बचाएगा। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि हम इन जनाब के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं। तो वो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज जनाब का बर्थडे है। ये 10 जुलाई 1920 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पैदा हुए थे। और दूसरी चीज, नोबेल प्राइज विजेता भी हैं अपनी इसी खोज के लिए। वैसे इन्होंने ये अकेला नहीं खोजा था, इनकी टीम में और भी बहुत सारे मेंबर थे। तो जब उनका बर्थडे आएगा उनके बारे में बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। और आज अपने फेवरेट वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी जन्मदिन है, जो कि 10 जुलाई 1856 में पैदा हुए थे। और ये कंफ्यूजन है कि ये 9 तारीख को पैदा हुए थे या 10 तारीख को। उसका कारण है ये क्योंकि ये रात के 12 बजे के आसपास पैदा हुए थे। बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। तब जो दाई अम्मा मतलब इनके पैदाइश के समय इनकी माताजी के साथ थी, तब वो ये कह रही थी कि भाई बड़ा अंधेरा है, इस बच्चे का तो भविष्य लगता है कि अंधकार में जाएगा। तब इनकी माताजी कहती है नहीं, ये बिजली का बेटा है। और ये बात निकोला टेस्ला की जो बायोग्राफी है, मैं ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में निकोला टेस्ला ने खुद बताया है, उसमें ये बात मेंशन है। अब इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इनके बारे में तो सबको सब कुछ पता है, लगभग सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी एक घटना का जिक्र करता हूं जो कि शायद आपने ना सुनी हो। और क्योंकि उसके ऊपर मैं एक बड़ी वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको पूरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। बात है उस समय की जब निकोला टेस्ला वार्डन क्लिफ टावर पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वायरलेस एनर्जी से जुड़े हुए। उसी समय के दौरान रशिया में आज तक मानव इतिहास में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो हुआ था, जिसके पीछे निकोला टेस्ला को दोषी माना गया था। आज के समय थ्योरी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रशिया में हुए उस धमाके के पीछे निकोला टेस्ला का हाथ मानते हैं।
हैं, क्योंकि घटनाएं, परिस्थितियां और जो गवाह उस समय के थे उन सबको अगर एक ही टाइमलाइन में जोड़ दिया जाए तो देख के कोई भी ये कहेगा कि हाँ, इस चीज के पीछे निकोला टेस्ला हो सकते हैं। अब देखो हुआ क्या था, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, लेकिन उसकी टेस्टिंग हुई थी 16 जुलाई 1945 को। पर 1908 में ही निकोला टेस्ला ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिसकी वो टेस्टिंग कर रहे थे। और इस बात के सबूत ऐसे मिलते हैं कि उस समय अमेरिकन नेवी में एक ऑफिसर थे जो कि नॉर्थ पोल की तरफ कुछ साइंटिफिक या रिसर्च या डिफेंस रिलेटेड जो भी काम होगा उनका, उसके लिए जा रहे थे, जिनसे निकोला टेस्ला ने यह कहा कि अगर तुम्हें नॉर्थ पोल पर कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। अब इस घटना को ऐसे रिलेट किया गया कि निकोला टेस्ला ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो जो घटना नॉर्थ पोल में होनी चाहिए थी वो जाकर घट गई रशिया में, जिसने इतना बड़ा धमाका किया जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। इस घटना के बाद लगातार 105 साल की रिसर्च की गई है, लेकिन आज भी पक्के सबूत किसी को नहीं मिले हैं। अब वहां पर क्या हुआ था, निकोला टेस्ला ने कौन सा हथियार बनाया था, कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर दूंगा। आगे चलते हैं। ये है जी आनंदा चक्रवर्ती और ये थे एक जेनेटिक इंजीनियर जो कि सन 2020 में यानी 10 जुलाई को हमें छोड़कर चले गए। और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो कि तेल को पूरी तरह से खा के खत्म कर सकता था। अब इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने सुना होगा कि समुद्र की सतह के ऊपर तेल सारे में फैल गया। अब वो तेल समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत परेशानी पैदा करता था, मतलब अगर वो तेल में हो जाए तो शायद वो ना बचे। तो इन्होंने सूडोमोनास में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसे बदलाव किए कि वो ऑयल को यानी तेल को खाकर ऐसी चीज में बदल सकता था जो कि एक्वेटिक यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती। ये दुनिया में ऐसा पेटेंट हासिल करने वाले पहले इंसान है जिन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक पेटेंट हासिल किया हो। इनकी कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं रही, क्योंकि इन्हें ये पेटेंट देने से अमेरिकी सरकार ने मना कर दिया था कि भैया हम तो तुमको पेटेंट ना देने वाले, तुमसे जो होता हो कर लो। और इन्होंने लड़ाई लड़कर ये पेटेंट हासिल किया है। आइए बताता हूं। ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने किसी जीवित चीज का पेटेंट हासिल किया हो। ठीक है जी, आगे सुनिए। हमारे आनंद मोहन चक्रवर्ती अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए जेनेटिक इंजीनियर का काम कर रहे थे और उस समय उन्होंने 36 पेटेंट यानी 1979 और 1980 के बीच में 36 पेटेंट अप्लाई किए थे, जिसमें से कुछ रिजेक्ट हो गए। वो ये कह के कि भैया जो चीज नेचर में पहले से ही है उसको पेटेंट नहीं कराया जा सकता। लेकिन फिर ये पहुंच गए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर इन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने ये कहा कि मैंने मानवता की भलाई के लिए ये काम किया है, तो मेरी मेहनत के लिए मुझे ये पेटेंट मेरे नाम पर दिया जाना चाहिए। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सरकार को यह कहा, मतलब पेटेंट ऑफिस को, कि भैया पेटेंट दो ही ने, एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी खोज करने में और तुम कह रहे हो कि नहीं हम तुम्हें पेटेंट नहीं देंगे, ऐसा कैसे? तब कहीं जाकर इन्हें अपना पेटेंट हासिल हुआ। किसके ऊपर? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ के ऊपर। अब जरा थोड़ा सा इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने पीएचडी करी बायोकेमिस्ट्री में, कहां से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये चले गए अमेरिका यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में, और फिर वहां से गए ये जनरल इलेक्ट्रिक में, जहां इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के लिए जेनेटिक इंजीनियर की तरह काम करते हुए एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज कर ली जो कि तेल को खा सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट दिया तो अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, द कोर्ट रीजन दैट व्हाइल नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पेटेंटेबल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म नेचर में पहले से ही मौजूद है उन्हें पेटेंट नहीं किया जा सकता। यह रूल है, आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन चक्रवर्ती साहब ने एक बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदल दिया था और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पैदा कर दी थी जो कि नेचर में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर उनको पेटेंट दिलवा दिया और इस डिसीजन की वजह से आज के समय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पेटेंट दिए जाते हैं। मतलब इन्होंने रास्ता खोल दिया आगे की पीढ़ी के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं टेलीस्टार की। तो टेलीस्टार है मानव इतिहास की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है जी, कब छोड़ी गई थी? 10 जुलाई 1962 को कैप कार्निवल से। और किसने छोड़ी थी? नासा ने AT&T बेल के साथ मिलकर। और ये AT&T कौन है? ये AT&T आज के समय की नोकिया कंपनी है। अब इस सैटेलाइट ने काम क्या किया था? तो जी आज के समय जो आप डिश एंटीना की मदद से टीवी देखते हो, मतलब तो डिश विलुप्त होती जा रही है, तो उस समय 1962 में जो पहला सैटेलाइट की मदद से टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ था वो इसी सैटेलाइट की मदद से हुआ था। इसका वजन था कुछ 170 पाउंड, मतलब लगभग 77 किलो के आसपास ही होगा। ठीक है, और इसको पावर देने
के लिए निकल कैडमियम बैटरी, और ये धरती का 2.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती थी। मतलब बहुत तेज रफ्तार पे घूम रही थी भाई। अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि जी इसकी बैटरी चार्ज कैसे होती थी। तो भैया इसको चार्ज करने के लिए इसमें सोलर पैनल वगैरह मतलब सोलर अरे वगैरह लगाए गए थे, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि इस सैटेलाइट को अमेरिका ने गलती से खुद ही निपटा दिया। अब हुआ यह था कि उसी समय के दौरान अमेरिका ने स्टारफिश हाई एल्टीट्यूड एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था, जिससे निकलने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल या रेज ने इसके ट्रांजिस्टर, इसका जो चार्जिंग सिस्टम था, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट वगैरह थे, सबको बिल्कुल फ्राई कर दिया और ये सैटेलाइट खराब हो गई। तो कितने का फटका लगा था अमेरिका को इस झटके के बाद? तो नासा ने जो बताया उसके हिसाब से लगभग 3 मिलियन के आसपास उनके पैसे डूब गए, और उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी भाई साहब। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, ये है नील्स बोलन। अब नील्स बोलन कौन है? तो जी ये है वो जिन्होंने 3 पॉइंट सीट बेल्ट सिस्टम की खोज की थी। अब ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट क्या होता है? देखो आज के समय जो आप सीट बेल्ट यूज करते हो ना, उसकी खोज इन्होंने की थी, और वो 3 पॉइंट सिस्टम है। अब आप सोच रहे हैं क्या 2 पॉइंट सिस्टम भी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, दिखाता हूं। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये तो है अपनी 2 पॉइंट सिस्टम। मैं यहां से कलर लेके दिखाता हूं। ये है अपना 2 पॉइंट सिस्टम जो कि पहले इस्तेमाल होता था 3 पॉइंट सिस्टम से। ये सेफ नहीं था। उसके बाद नील्स बोलन ने ये वाला 3 पॉइंट सिस्टम जो कि आज भी इस्तेमाल होता है उसकी खोज की थी। और आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस खोज के लिए जो पेटेंट इन्होंने हासिल किया था वो आज की तारीख यानी कि 10 जुलाई को ही हासिल किया था। लेकिन आपने ये सुना हो कि भैया जो सीट बेल्ट का पेटेंट है वो तो वॉल्वो ने हासिल किया था। हाँ जी, ये एक्चुअली वॉल्वो के ही इंजीनियर थे उस समय पर जब इन्होंने इसकी खोज की थी। अब ये है अपनी अगली खोज यानी कि इंडायलेबल पेंसिल। अब इसका क्या मतलब है? इंडायलेबल पेंसिल वो होती है जो कि मिटेगी नहीं। मतलब कि अगर आप कागज पे लिखोगे ना या किसी कपड़े वगैरह पे भी तो ये मिटेगी नहीं। अब ऐसा क्या खास है इसमें? तो इसमें लेड के साथ ना एक डाई भी मिलाई जाती है, जिस डाई की वजह से इसकी लिखावट परमानेंट मार्कर की तरह काम करती है। अब ये इस्तेमाल कब होती थी? अब इसकी खोज किसने की थी? तो जी इसकी खोज एडिसन पी क्लार्क ने की थी, और ये इस्तेमाल होती थी प्रिंटिंग प्रेस में, मैप्स वगैरह में, यानी कि जहां भी ऐसी इंक की जरूरत पड़े या पेंसिल की जरूरत पड़े जिसका लिखा हुआ मिट ना सके, वहां हम ये पेंसिल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बाकी पेंसिल से अलग क्यों है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखो, पिछले कुछ दिनों से मैं साइंटिफिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ डाटा व्हाट्सएप पर पब्लिश कर रहा था, यानी कि विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर। तो आज मैंने कोशिश करी कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो में ऐसा कोई टॉपिक था जिसके ऊपर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानना है, तो वो भी बता देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो के बजाय व्हाट्सएप अपडेट से भी काम चल सकता है तो आप ये भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।